मोदी सरकार ने आखिरकार दिल्ली धमाके को आतंकवादी धमाका स्वीकार कर लिया है और इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर युद्ध की शुरुआत कर दी है और भारत अब वॉर जोन में आ चुका है। अब इसका दूसरा कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि 11 मई की शाम 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही थी कि जो सीज फायर हुआ है वो ऑपरेशन सिंदूर का समापन नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा और दो चीजें उन्होंने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंक के खिलाफ यह कार्रवाई नहीं रुकेगी, हमने ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सीमा पर रोका है। जो पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की थी भारत को, हमने उसकी लताड़ बस सीमा में लगाई है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, पीएम मोदी ने कहा था कि अब अगर देश के भीतर कोई भी आतंकी हमला होता है तो सीधे तौर पर इस हमले का जो जिम्मेदार है वो आतंकवादी संगठन को नहीं माना जाएगा। कोई जैश ए मोहम्मद, कोई लश्कर तैयबा बोले कि हमने ये आतंकी हमला किया है, इंडियन मुजाहिदीन बोले हमने ये आतंकी हमला किया है, आईएसआईएस बोले, तो ये नहीं स्वीकार किया जाएगा। इस हमले को सीधे पाकिस्तान के द्वारा भारत की सीमा पर किया गया हमला और एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान 11 मई को दिया था, अगर उस बयान को अब दिल्ली आतंकी हमले के साथ जोड़े तो एक बात तय हो चुकी है कि भारत सरकार ने इस हमले को आतंकी हमला ही बस नहीं स्वीकार किया है, बल्कि भारत सरकार ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान ने युद्ध की शुरुआत कर दी है। और जो पाकिस्तान भारत के सामने 10 मई की शाम को गिड़गिड़ाता हुआ आया था, अब उस पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायराना हरकत दिखा दी है। अब पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, यह सवाल आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा होगा कि भाई भारत की सेना इतनी बड़ी है, भारत की ताकत इतनी बड़ी है, भारत के पास शक्ति इतनी ज्यादा है, तो पाकिस्तान क्यों भारत के पास आ रहा है? चूहा क्यों बिल्ली के पास जा रहा है, ये जानते हुए भी कि मुझे खाया जाएगा? इसके पीछे पाकिस्तान की आर्थिक मजबूरी है। पाकिस्तान के पास फंडिंग नहीं है। पाकिस्तान दुनिया भर से, चीन से, अमेरिका से, हर जगह जाकर यूएन से कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। और पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा एड मिलता है, जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद मिलती है, वो उसे युद्ध के वक्त मिलती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की आर्मी भारत के साथ युद्ध में एंगेज होना चाहती है। आर्मी को पता है कि भाई हमारे लिए तो हम शहीद होंगे, हमें जन्नत मिलेगी, लेकिन उस बहाने हमारे पास आमद आएगी, पैसा आएगा। पाकिस्तान की आर्मी ये चाहती है। उन्हें पता है कि भाई दुनिया भर का दबाव बनेगा, ये युद्ध तो चलता रहेगा, दो तुम मारोगे, दो हम मारेंगे। दोनों परमाणु समृद्ध देश हैं, दोनों के पास परमाणु की ताकत है, लेकिन भारत सरकार को तगड़ा जवाब देना होगा। ऑपरेशन सिंदूर से भी तगड़ा जवाब अब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। और बात सिर्फ एक दिन से नहीं बनेगी, क्योंकि इस बार खतरे दो हैं। एक खतरा सीमा पर है और एक खतरा सीमा के अंदर है। देखिए, मेरी बात को बहुत समझदारी से समझिएगा, शांति और ठंडे दिमाग से। 3 आतंकवादी आईएसआईएस के गुजरात एटीएस ने गांधीनगर में पकड़े, फरीदाबाद में 3 को पकड़ा, इनके 7 साथी जम्मू कश्मीर में पकड़े गए, टेरर मॉडल पकड़ा गया। दिल्ली में भी पुलवामा से संपर्क निकल कर आ रहा है। ये 10-12 तो अभी नजर आ रहे हैं। इनके कितने साथी भारत में हैं, और इनके बस साथी नहीं, इसी तरह के कितने साथी हैदराबाद में हैं, कितने साथी वायनाड में हैं, कितने साथी आपके जम्मू कश्मीर में हैं, कितने साथी आपके केरल में हैं, कितने साथी यूपी में हैं, कितने मुरादाबाद में हैं, और कितनी अल्फना जैसी यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में आतंक के ये नमूने निकल रहे हैं, नमक हराम पैदा हो रहे हैं।
यह भी भारत सरकार के लिए अब एक दोहरी चुनौती हो गई है, और इस चुनौती को लेकर बार बार भारत सरकार ने चिंता भी जताई है कि हम बाहर से तो लड़ रहे हैं, लेकिन देश के भीतर सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बगल में आपने बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने बनाया था, वहां पर अब आतंकवादी पनप रहे हैं, घुसपैठिया आ रहे हैं, बाद में वही आतंकवादी की शह बन रहे हैं। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, सीधा कनेक्शन है। किसी की बुआ पाकिस्तान में रह रही है, माफ कीजिएगा, लेकिन यह बात अगर कोई झूठा साबित कर दे तो मैं देश की किसी भी अदालत में जाने के लिए तैयार हूं, किसी भी अदालत की कार्रवाई झेलने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान के रिश्तेदार और भारत के जो बहुत से कुछ ऐसे नागरिक हैं विशेष समुदाय से जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान में वो क्या क्या करते होंगे आपको कोई जानकारी नहीं। सीधे बातें चलती हैं, सीधे संपर्क चलता है, जानकारियों का आदान प्रदान होता है, सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा है। क्या उपाय है इसका रोकने का? अब देखिए, भारत ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, बस कुछ चंद आतंकियों को पकड़ा है, रोना गाना शुरू हो गया। महबूबा मुफ्ती कहने लगी कि भाई मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस पार्टी कहने लगी कि भाई गलत लोगों को पकड़ा जा रहा है, बेकसूरों को सताया जा रहा है, झूठी गिरफ्तारी की जा रही है, सपा कह रही है, अब्बू आजमी कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब डर सताने लगा कि देश के बाहर तक तो ठीक था, अगर भीतर धरपकड़ हो गई तो हर चेहरे पर चढ़ा हुआ नकाब उतर जाएगा। यह नकाब 78 सालों से देश के चेहरे पर चढ़ा हुआ है, एक विशेष वर्ग के चेहरे पर। अब मैंने देखा अभी एक मौलाना है, उनका बयान आया कि इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। कौन बदनाम कर रहा है इस्लाम को? हिंदू बदनाम कर रहा है क्या? या सिख बदनाम कर रहा है इस्लाम को? जैन बदनाम कर रहा है? बौद्ध बदनाम कर रहा है? जब मदरसों में आप वो वाली कहानियां सुनाएंगे कि फटने पर जन्नत मिलती है, अभी वो दिखा रहा था सौरभ द्विवेदी ललन टॉप में, गया एक मदरसे में, किताब खोला तो वहां क्या क्या लौंडी लौंडिया सिखाया जा रहा है। भाई आप ट्रेनिंग तो खुद दे रहे हो, तो अब बदनामी का ठीकरा किस पर फोड़ रहे हो? भाई सीधे खुलकर बोलो कि भाई हां ये एक लग गया है, हमारे मजहब में लगा हुआ है कीड़ा, घुन है, और इस घुन को हम मिटा नहीं पा रहे हैं। अरे शर्म तो आनी चाहिए जो वंदे मातरम कहने से अपने मजहब को बचा रहे हैं, कहते हैं कि हमारे मजहब में वंदे मातरम हराम है, और ये जितने आतंकी पकड़े गए हैं हराम नहीं था इनके मजहब में क्या? अरे सीधी बात बोलिए यार, किसको गुमराह कर रहे हैं आप? मजहबी जिहाद में इस देश का जो एक विशेष वर्ग है उसके आधे से ज्यादा लोग खोए हुए हैं। डॉक्टर, एमबीबीएस, ये कोई अनपढ़ नहीं है, इनको कोई पैसे का लालच नहीं दिया जाता है कि हाँ भाई तेरे पास पैसा नहीं है, मैं तेरे को 2 लाख दे देता हूं, जब दिल्ली में बम ब्लास्ट कर दे, जा फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम का तू जकीरा ले आकर खड़ा कर दे, या गुजरात में तू राइजिन बना। मास्टरमाइंड है ये, वेल एजुकेटेड हैं, वेल नोन है, एंड दे बीन एजुकेटेड टू डिस्ट्रॉय द इंडिया। दिस इज द फैक्ट। They have been taught to destroy the India. They have been taught to do jihad. They have been taught to kill काफिज। सीधी बात है भाई, ये जितने मौलाना है, जितने मौलवी हैं, क्यों नहीं कहते हैं जब भी ये जिक्र आता है काफिरों को मारो, ये करो, वो करो? भाई आप नहीं सुधारोगे तो कौन सुधारेगा? आज भी कह रहे हैं कि भाई इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। कौन बदनाम कर रहा है? हिंदू बदनाम कर रहा है। इमोशनल गेम खेल रहे हैं आप। साथ में इनको 4 लोगों का और साथ मिल जाएगा, रवीश जैसे पत्रकार जो पूछ रहे हैं कि भाई आखिर किसने मारा। अरे रवीश भाई, तेरे को नहीं पता किसने मारा? कौन पकड़ा गया है? गुजरात से कौन पकड़ा गया? फरीदाबाद से। 2008 में इन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव के फर्जी मुकदमे में फंसाया और पूरे भारत के हिंदुओं पर दाग लगाने की कोशिश की थी। कहा यह भगवा आतंक है, ये चिदम्बरम अभी ट्वीट कर कह रहे हैं कि मैंने होम ग्रोन्स के बारे में कहा था। ज्ञान पेल रहे हैं अभी बैठकर
आज मैं ऐसी ही भाषा बोलूंगा, सड़क छाप भाषा बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं इन आतंकियों से कोई बहुत बड़ी मर्यादित भाषा में बात नहीं करूंगा, इन्हें नहीं समझ में आती मर्यादित भाषा। चिदंबरम आज ज्ञान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने होम ग्रोन्स के बारे में पहले ही देश को आगाह किया था। यही चिदंबरम 2008 में पहली बार इन्होंने देश भर के तमाम डीजीपीस की बैठक में कहा था कि देश को एक नया खतरा जकड़ रहा है, इस खतरे का नाम भगवा आतंक है। इन्होंने भारत की 79% ना सिर्फ हिंदू जनता बल्कि पूरे देश के सनातनियों को बदनाम किया था। आज कह रहे हैं मजहब का कोई आतंक का मजहब नहीं होता। ये इनकी दोहरी चाल है, ये इनका दोहरा चेहरा है, दोहरा रवैया है, तुष्टीकरण नहीं है। ये खुद ब्रेन वॉश्ड है सत्ता की लालच में। इन्हें लगता है कि आज अगर हमने इनका बचाव कर लिया तो कल ये हमारी सत्ता बनवा देंगे। दिल्ली ब्लास्ट हुआ, कितने लोगों ने लिखा भाई गाजा जैसे, कितने लोगों ने लिखा भाई जस्टिस टू फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन, एक एक से आते थे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट आते थे। वो अभी इंदौर में कुछ दिनों पहले एक मुस्लिम महिला कह रही थी कि हमने तो भाई फिलिस्तीन के लिए बॉयकॉट शुरू कर दिया है। करो बॉयकॉट। अब किसका बॉयकॉट करोगे? अपने लोगों का। अब कितना दिल्ली के लिए ये कह रहे हैं? निकाला अभी आई लव मोहम्मद की रैलियां निकल रही थी, कोई निकाल दे आई लव लाल किला, या दिल्ली में जो 10 लोग मरे उसके लिए कोई निकाल दे रैलियां। इनकी मस्जिदों से कभी शुक्रवार के दिन, हर बार तो अलग अलग अनाउंसमेंट हो जाते हैं, ये करना है वो करना है, लेकिन कभी ऐसे अनाउंसमेंट नहीं होते कि दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं और हम ऐसे लोगों को देश से बाहर निकालने का संकल्प लेते हैं। खैर, ये बातें अब बेफिजूल की रह गई हैं। 78 सालों की कहानी हो गई है। 78 सालों में कुछ नहीं बदला, सब वही है। जिन्ना था, जिन्ना था, जिन्ना है, जिन्ना रहेगा। एक जिन्ना ने भारत के टुकड़े किए, वो भी भारत का था, अमेरिका का नहीं था। जिन्ना लंदन का नहीं था, वास्को डिगामा के साथ नहीं आया था 1914-1908 में, इसी भारत का था। उसने भारत के टुकड़े किए। क्या हुआ उसके बाद? और जिन्ना पैदा हो गए देश में, छोटे छोटे जिन्ना पैदा हो गए। कौन है अब ये जो गुजरात से पकड़े गए? मैं इन्हें जिन्ना ही कहूंगा। क्या करना चाह रहे थे ये भी तो भारत मां के टुकड़े करना चाह रहे थे, ऐसे नहीं तो वैसे। बंगाल को कोई काटना चाहता है, कोई असम को काटना चाहता है, कोई नॉर्थ ईस्ट को काटना चाहता है। बहरहाल दुखद है, लेकिन भारत सरकार को जवाब देना होगा।